हाँ यस, क्वेश्चन 6 जो इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस हमने किया था, तो क्वेश्चन 6 आपको होमवर्क लेना है, उसको लिखने को जगह कितनी लगेगी? सो 3 पेजेस छोड़ दो, 2 से 3 पेजेस अंदाजा। उसका फाइनल आंसर है 411333। क्वेश्चन 6 का जो फाइनल आंसर है बच्चों, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ठीक है। आंसर इज 411333। दिस इज योर नेट सैलरी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ आफ्टर 3 पेजेस राइट ऑन MU नोट्स। बोलो। MU नोट्स में लिखो, if assessee is if assessee is paying tax under the default tax regime, if assessee is paying tax under the default tax regime, then नीचे लिखो नंबर 1, standard deduction shall be the only deduction available. Standard deduction shall be the only deduction available to him. चाय। तू ही था वो शायद। Standard deduction shall be the only deduction available to him from gross salary. Under section 16(1)(a), under section 16(1)(a), to the extent of rupees 75,000, to the extent of rupees 75,000, full stop। आगे लिखना, no other deductions from gross salary, no other deductions from gross salary such as entertainment allowance, comma, professional tax shall be allowed, ठीक है। नंबर टू, also under the default tax regime, comma, house rent allowance is fully taxed, with no exemption under section 1013(a). ठीक है, HRA का एग्जाम्पशन नहीं मिलता यहाँ पे, और डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ के बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्लियर किया मैंने, अब आंसर आपका वैसे ही निकलना चाहिए। अच्छा टेल मी, इसके पहले हमने लास्ट क्वेश्चन 5 सॉल्व किया था क्या?
उसके एमयू नोट्स लिखे आपने, क्वेश्चन 5 के एमयू नोट्स अगर आपने लिखे हैं तो उसमें कितने लिखे? 3 लिखे, उसमें एक और ऐड कर दो ना प्लीज। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्वेश्चन नंबर 5 में जो एमयू नोट लिखा है उसमें एक और ऐड कर दो, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ shall be eligible for deduction under section 80C, shall be eligible for deduction under section 80C from gross total income, from gross total income। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। अब बोलो अपने क्वेश्चंस क्या क्या बचे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 मैंने होमवर्क दिया है आपको, 3 हो गया है, सारे हो गए क्या? 8 छोड़ के, प्लीज कंफर्म। ओके, एवरीवन क्विकली कम टू इलस्ट्रेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। इलस्ट्रेशंस 2 बाकी मेरे ख्याल से है ना, 2 इलस्ट्रेशंस बाकी है और ये एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं बच्चों, जेन्युइनली अगर अच्छा क्वेश्चन है तो हम लोग क्लास में करेंगे इसको। आ जाओ। मिस्टर कुणाल, एज है 27 years, is an employee in a private company posted in Delhi. He was appointed on 1/2/2024 in the scale of rupees 60,000, 1,000 and 70,000। Let me just confirm dates बराबर लिखेगा उसने। ठीक है, सही है। मीनिंग बताओ, 60,000 डैश 1,000 डैश 70,000, मतलब अपॉइंटमेंट जब वहां से एक साल 60,000, फिर नेक्स्ट ईयर 61, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा जब तक 70,000 ना हो जाए। कितने मंथ्स के लिए? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26, तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 को, तो अपने प्रीवियस ईयर में बाय 10 मंथ्स, अपने प्रीवियस ईयर में 9 मंथ्स के लिए, सॉरी 10 मंथ्स के लिए आपको लेना पड़ेगा 61,000 और बाकी 2 मंथ्स के लिए 62,000। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, ये उसके बाद नेक्स्ट देख लो क्या लिखा है। डियरनेस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। ठीक है, 60% ऑफ द डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ग्रॉस सैलरी के लिए तो आप पूरा हो गए, ये 60% हम लोग सैलरीज अलग अलग पर्पजेस के लिए लेते हैं वहां पे 60%। ठीक है, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी लिखा है। ओके, पेड इन नवंबर 25 ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो नवंबर 2025 में इसका सैलरी कितना होगा? 61,000, तो 61,000 उसका बोनस है। ठीक है, लीव एनकैशमेंट दे दिया, कितना बोल रहा है? 10,000। लीव एनकैशमेंट का क्या करोगे? पहले ऐड करो, फिर 4 चीजों का लिस्ट होता है एग्जम्पशन। अमाउंट रिसीव 25 लाख, 10 मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, लीव एट क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी। सैलरी इधर कैसे लोगे? एचआरए जैसा। ठीक है, तो इसमें बेसिक आएगा और डियरनेस अलाउंस 60% आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्या लिखा है? ही ऑल्सो रिसीव्ड अ मोटर कार ऑन 1/12/2025। Cubic capacity of the engine exceeds 1.6 liter along with chauffeur for both official and personal use. मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सारे खर्चे एम्प्लॉयर ही मीट कर रहा है। कितने बार ये रिपीट हुआ है? खिचड़ी पर्पज है। 2,400 प्लस 900 इंटू कितने मंथ्स के लिए? 1 दिसंबर से मिल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। स्पेसिफाइड एम्प्लॉई अज्यूम करना पड़ेगा, राइट, वेरी गुड, लिखा नहीं तो अज्यूम करना पड़ेगा। आगे और हिज एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन 1 जून 25 which is repayable in equal quarterly installments over 2 years starting from 1st October 25. The State Bank of India lending rate is 9.5% per annum on 1/4/25.
एम्प्लॉयर ने उसको 5.5% पे दिया, बेनिफिट हो गया 5%, सॉरी 4% का। और क्वार्टरली पेमेंट से हमने ऐसा किया है एडजस्टमेंट बच्चों, क्वार्टरली पेमेंट है तो मंथली आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा, है ना? आपको पता है बट क्या करना है, मैं और डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बराबर बोल रहा हूं कि मैं आपको पता है, राइट? ठीक है, आगे। His employer gave him a rent-free accommodation fully furnished in Delhi from 1/4/2024. 1/4/2024 अपनी प्रीवियस ईयर के पहले से मिल रहा है। His house is owned by the employer. अच्छा, घर एम्प्लॉयर का है बच्चों, पहले घर का अलग निकालो और फर्नीचर का अलग निकालो, ठीक है? अच्छा, perquisite value of such furnished rent-free accommodation during the previous year 24-25 was valued at 92,000. पिछले साल का है, हमें क्या करना है उससे कुछ लेना देना नहीं। Further, accommodation is continued to be provided by the employer to employee in PY 25-26 also. तो हमको 25-26 इस साल का लेना है पूरा हिसाब। You know what to do now. रेंट फ्री फर्निश बोला ना, फर्नीचर का क्या है, दिया है क्या फर्नीचर का? ओके, आ जाओ, क्या लिखा है देख लो अच्छे से। Furniture and appliances provided with the house were bought by employer at aggregate cost of 1,50,000 on 1/1/2024. तो उसका 10% लेना आपको, वो हो गया फर्नीचर का वैल्यू। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स कितना है? 5,000 पर मंथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये क्या होता है, ये इसको फिलहाल इग्नोर करो आप। ये इंडेक्सेशन हम लोग कैपिटल गेन्स में डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको बच्चों, बाकी तो बहुत इजी है ना यार। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स का क्या करोगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एज्यूम करना है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? और अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एज्यूम नहीं भी करते हो तो भी टैक्सेबल होगा भाई, ऑब्लिगेशन है, उसके घर का एम्प्लॉयर भर रहा है, ठीक है? अच्छा, और आगे लिखा है हिज कलीग्स गिफ्टेड हिम अ मोबाइल फोन वर्थ 45,000। iOS का है, बट हमें यहाँ पे सैलरीज का ही पूछा है, सो इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? और यहां लिखा है ही वांट्स टू पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सावधान रहे, सतर्क रहे। बच्चों एक सेकेंड, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आई विल फर्स्ट ऐड दैट पॉइंट। आप लोग एक काम करो, वो अकोमोडेशन का जो चार्ट है ना उसको निकालो एक बार।
ये वाला जो पॉइंट है ना, अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज रेंट, अभी ये क्या पढ़ा था हमने, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल और 10% सैलरी विच इज लेस लिखा है, राइट? रेड ऑन नोट हियर, इधर एक नोट लिखो, नोट, नोट में लिखना। बोलो, जगह है क्या वहां पे अच्छी खासी? ठीक है, लिखो वहां पे, इफ अकोमोडेशन इज, इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड और, इधर भी स्टार कर, स्टार नहीं तो कोई सिंबल दो दोनों के लिए, इफ अकोमोडेशन इज owned or taken on lease rent by employer, if accommodation is owned or taken on lease or rent by employer and and the same is continued, and the same is continued to be provided, and the same is continued to be provided to the same employee for more than one previous year, for more than one previous year, then the perquisite value cannot exceed, then the perquisite value cannot exceed the amount so calculated, the amount so calculated for the first previous year adjusted to, adjusted to CCI, sorry, adjusted to CII, CII मतलब cost inflation index, adjusted to CII, full stop। ठीक है, इसका मीनिंग बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से सुनना, ये देख लो, ये दोनों जगह स्टार करके लिखा, दिस नोट इज फॉर दीज टू पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी। मेरी बात को एकदम केयरफुली सुनो, जो अभी तक सीखा था वो एज इट इज है, एक पॉइंट उसमें और ऐड कर दिया मैंने, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्योंकि ये लास्ट का क्वेश्चन जो है ना अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, ठीक है? बिकॉज ये पूरा चार्ट इसके पहले अलग था और अभी जस्ट अमेंड भी हुआ, मैंने बताया भी था आपको क्लास में कि सेंसस भी अलग था, पहले 2001 का सेंसस चल रहा था, अब इन्होंने 2011 पे अपडेट किया है ना। प्लीज अंडरस्टैंड ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा चार्ट मेरे को लगता है सभी बच्चों को लर्न हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या बता रहा हूं, सपोजिंगली एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड कर रहा है लगातार मोर देन 1 ईयर से, मतलब 1 साल प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर जनरली कौन सा है अपना 20 by 26, नाउ अंडरस्टैंड, अपना प्रीवियस ईयर 25-26 है, ठीक है? बट इमेजिन दिस प्रीवियस ईयर 24-25 में भी एम्प्लॉयर ने घर दिया था और 25-26 में भी घर दिया है, ऑलराइट। अब क्या हो रहा है सुनो, अभी अपना क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के नंबर बताओ, प्रीवियस ईयर 24-25 में परक्विजिट का नंबर वहां पे कुछ लिखा है, कितना है? 92,000, ठीक है, ऑलराइट। अब ये नंबर का एक रेलेवेंस है, मैं बताता हूं क्या मीनिंग है इसका, सुनो। अपना जो प्रीवियस ईयर 25-26, इसमें एम्प्लॉयर ने क्या किया बताओ, थोड़ा सा डिटेल बता मेरे को। एम्प्लॉयर ने अपने को क्या दिया, घर दिया, क्या फर्नीचर के साथ दिया। अभी हम लोग घर का वैल्यूएशन करेंगे पहले, ठीक है? तो एम्प्लॉयर खुद ओन करता है या रेंट पे ले रहा है? एम्प्लॉयर ओनर है क्या? एम्प्लॉयर ओनर है, ठीक है। और एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है?
नॉन गवर्नमेंट है। टेल मी व्हाट डू यू डू फ्रॉम द चार्ट। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट नहीं है और एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी को ओन करता है तो हम लोग जगह का पॉपुलेशन चेक करते हैं। विच इज द प्लेस? दिल्ली लिखा है तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग पर रिक्वेस्ट को वैल्यू कितना लेंगे? 10% ऑफ सैलरी। नाउ लिसन केयरफुली। अभी सभी लोग क्या करना चाहिए? सैलरी निकालो। सैलरी कैसे निकलता है? उसमें सब आता है, बेसिक आएगा, डियरनेस अलाउंस कंडीशनल है तो वो भी आएगा, और प्लस कमीशन ऐड करो, बोनस ऐड करो, सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करो, पर रिक्वेस्ट छोड़कर सब ऐड करना पड़ेगा। ये याद है? आपने ये कैलकुलेशन कर लिया 10% सैलरी। सुनो, अभी मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूं बच्चों, सुनना। इस क्वेश्चन में जो आपका जो सैलरी आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल इट इज 9,15,100। कितना है? 9,15,100। ओके, अच्छा, इसका 10% कितना होगा? 91,510। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एम्प्लॉयर ने सिर्फ ये नहीं दिया, आपको फर्नीचर भी दिया है, तो फर्नीचर का भी अलग से वैल्यू ऐड करो। फर्नीचर का वैल्यू बोलो, फर्नीचर का वैल्यू 15,000 आ रहा है, तो ये हो गया पूरे घर का वैल्यू फर्नीचर के साथ। बोलो टोटल कितना हो गया? 106,510। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सुनो, इसमें मैंने आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया। आपको जो ऑलरेडी पहले सिखाया था उसके हिसाब से आपने घर का भी वैल्यू निकाला, आपने फर्नीचर का भी वैल्यू निकाला, दोनों को ऐड किया, इतना आ गया नंबर 106,510। अभी तक सबको दिमाग में बैठ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं, कुछ भी अभी तक मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया। सुनो नाउ, अब यहां पे एक पॉइंट क्लैरिफाई करके बोल रहा है, अगर घर को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 साल से ऊपर दिया है, जैसे कि देख लो पिछले साल भी दिया था क्या? 24-25 में भी दिया था, और अभी 25-26 में भी दिया है, तो ये नंबर चेक करना आप लोग। वो इलस्ट्रेशन में एक बार हो जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 8। ओके, सो क्वेश्चन 8 में ये क्या बोल रहा है देख लो अच्छे से। ये जो रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का पिछले साल का वैल्यू कितना है? 92,000। ठीक है, लिसन, दिस 92,000 इज द वैल्यू ऑफ PY 24-25। ये किसका वैल्यू है? घर का भी है प्लस फर्नीचर का भी है। ओके, ये क्या बोल रहे हैं बताएं? ये बोल रहे हैं इस साल में जो आप वैल्यू निकालोगे, आपका जो भी नंबर आता है, ये नंबर जो है वो फाइनल आंसर नहीं है, इसको कंफर्म करो एक बार। इसका मैक्सिमम एक सीलिंग लिमिट है। आपका जो पिछले साल का जो वैल्यू हुआ था 92,000, जो वैल्यूएशन आया था, ठीक है, हर साल महंगाई बढ़ती है। ओके, तो हर साल महंगाई के चक्कर में आपको क्या करना पता है, ये पिछले साल की जो वैल्यू है इसको करंट ईयर का वैल्यूएशन क्या होगा, एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब आपको क्वेश्चन में वो दोनों भी नंबर्स दिए, देख लो अच्छे से। यहां पे नीचे अगर आप चेक करोगे तो FY 24-25 में इन्फ्लेशन का नंबर था 363, जो अभी FY 25-26 में बढ़ के हो गया 376। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दीज टू नंबर्स? मतलब जो चीज की कीमत 363 रुपीज थी फाइनेंशियल 24-25 में, वो चीज की कीमत अभी फाइनेंशियल 25-26 में 376 हो गई। ठीक है, तो प्रपोर्शनेटली ये जो अमाउंट है 92,000, उसका आपको करंट ईयर में एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड वैल्यू बोलना है। मतलब इनटू करोगे 376, डिवाइड करोगे 363 से, क्या आएगा? 95 295। ये जो नंबर है ना, इससे ज्यादा आपका ये अमाउंट नहीं जा सकता। अभी जा रहा है तो आपको ये नंबर तक रेस्ट्रिक्ट करना है, ये वो बोल रहा है नोट में। फिर से बताओ, ध्यान से सुनना। क्या अभी तक हमने कोई भी क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसी डिटेल्स लिखे ही नहीं थे किसी भी क्वेश्चन में कि दूसरा साल है ना बच्चों? एक बार वापस बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर एम्प्लॉयर ने घर, फर्नीचर, जो भी है, एम्प्लॉय को लगातार 1 साल से ज्यादा साल तक कंटिन्यू किया है, तो जो पिछले फर्स्ट ईयर का जो वैल्यूएशन है उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करो। इन्फ्लेशन एडजस्ट जो नंबर आएगा उससे ज्यादा योर वैल्यूएशन कैन नॉट गो। अभी अपने केस में हमने वैल्यूएशन निकाला तो कितना है? 1,06,510। बट इसका सीलिंग लिमिट है, एक सीलिंग लिमिट कितना है? ये जो पिछले साल का जो वैल्यू था इन्फ्लेशन एडजस्ट करके वो आ रहा है 95-295। सो दिस नंबर 106,510 हैज टू बी reduced to 95-295 according to the amendment, and this is the only question which is involving that amendment. Is it clear now? देख लो यहां पे अभी आपने ऊपर क्या लिखा, आप एक बार पढ़ो जो नोट अभी मैंने बताया आपको।
समझ में आया? कौन सा? ये वाला सैलरीज में आप सब ऐड करो। क्या क्या बेसिक सैलरी लिया? लीव एनकैशमेंट में आएगा, यस। लीव एनकैशमेंट ऐड करते हैं यार। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे ऊपर आओ एक बार। इधर सैलरीज में क्या क्या है, यहाँ पे ऑल टैक्सेबल कॉम्पोनेंट्स लिखा ना, यहाँ पे लीव एनकैशमेंट लिखो जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन से। हमने यहाँ पे क्या क्या नहीं आएगा लिखा था क्या अलग से? क्या क्या लिखा आपने? कट कर दो, यहाँ ऐड करो, लीव एनकैशमेंट आता है। ऐसे लिखा है वहां पे। जस्ट मिनट। अपने को क्वेश्चन में लीव एनकैशमेंट क्या लिखा है उसने? नहीं, बट ड्यूरिंग द सर्विस रिटायर हुआ लिखा है क्या? ओके, आई गिव मोर क्लैरिटी ऑन दैट। बच्चों इसको अभी फिलहाल इंक्लूड करो और इसको लिखते हैं यार प्रॉपर। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। टैक्सेबल कंपोनेंट्स में लीव एनकैशमेंट भी आएगा बिकॉज पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, मेरे ख्याल से दैट इज द लॉजिक। मॉडल में ना इन्होंने सैलरीज को बराबर डिफाइन नहीं किया यार, दैट इज द प्रॉब्लम। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुक जाओ सिर्फ। वही दिख रहा हो। हाँ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हटा दिया ना बच्चों। वहां पे आप लोगों ने जो लिखा है दैट इज करेक्ट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो होता है वो हटता है यहां पे, बट आपको क्लैरिफिकेशन और अच्छे से देना है। जस्ट मेंशन हियर लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस ऐड होता है। रिटायरमेंट के बाद के सारे बेनिफिट्स हम लोग हटा रहे हैं। समझा क्या? ड्यूरिंग द सर्विस का ऐड होता है सैलरी में। ड्यूरिंग द सर्विस मिला है तो वो ऐड होगा। मस्त क्वेश्चन है। चलो लिखो इसका आंसर जैसे बता रहा हूं। बोलो क्या फाइनल आंसर? 1087912 नहीं आया? चलो ठीक है, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। क्या बोल रहे हो? 1087912 computation of income chargeable under the head salaries for Mr. Kunal, for Mr. Kunal for AY 2627 under default tax regime, under default tax regime। क्या करोगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोलने के से अलग? 2-3 चेंजेस है सिर्फ। डिडक्शन सिर्फ कौन सा मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना अमाउंट?
70,000 और बाकी प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है, एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, राइट? लिखो वहां पे पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। ठीक है, ओके। नंबर वन, बेसिक बेसिक पे, अंडरलाइन करो, वहां पे लिखो 1 अप्रैल 2025 से लेके कहां तो लोग गए 31 जनवरी 2026, ये 10 मंथ्स। 10 इंटू कितना है इसका बेसिक पे? 61,000 है। 60,000 प्रीवियस ईयर का है वो, अपने साल का नहीं है, उसके पहले के साल का है। कितना हो गया है? व्हाट इज 61,000 इंटू 10? 6,10,000। ठीक है, और 1/2/2026 से लेके 31 मार्च 2026 बोलो कितना हो गया? फॉर 2 मंथ्स हिज सैलरी इज नाउ 62,000। कितना होगा? 1,24,000। 7,34,000। नंबर टू, डियरनेस अलाउंस। ग्रॉस सैलरी में पूरा लेते हैं, तो डियरनेस अलाउंस का पूरा वैल्यू कितना है? 25% ऑफ बेसिक पे। कैलकुलेशन बताओ। 1,83,500। नंबर थ्री, बोनस कितना है? 61,000। कौन से मंथ का सैलरी है? तो नवंबर में सैलरी 61,000 था इसका। नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट। बच्चों एक एक एडजस्टमेंट देखो। लीव एनकैशमेंट हम लोग टैक्सेबल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ही हैज नॉट येट रिटायर्ड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट रहता था तो हम लोग एग्जाम्शन निकालते थे। ओके, तो एग्जाम्शन निकालना नहीं है यहाँ पे। ओके, सो लीव एनकैशमेंट पूरा लिख दो। हाँ, यहाँ पे लिख दो रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस। अमाउंट कितना है? 10,000। ये किसको टैक्सेबल रहता है? सबको टैक्सेबल रहेगा, राइट? नंबर 5, अब बच्चों एक एक करके बताओ और क्या लिखा है क्वेश्चन में। कार का लिखा है क्या? चलो लिखो वहां पे परक्विजिट फॉर मोटर कार। परक्विजिट फॉर मोटर कार, ब्रैकेट में लिखो क्यूबिक कैपेसिटी। लिखा है क्या? क्यूबिक कैपेसिटी कितना है? किसके ऊपर है? 1.6 लीटर्स के ऊपर है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर यूज ऑफ एम्प्लॉय, फॉर यूज बाय एम्प्लॉय कर दो। ब्रैकेट में लिखो कौन से पर्पस के लिए? पर्सनल एंड ऑफिशियल विथ शॉफर। शॉफर लिखा, ड्राइवर लिखा है। अब वहां पे कैलकुलेशन बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, 2,400 प्लस 900। हाँ,
तो यू लिखा ना मैंने। अरे जो भी है लिख लो यार। अच्छा कितने मंथ्स का है? 4 मंथ्स। कितना आएगा? पोटैटो पोटोटो कितना आएगा? 29,000। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 3,300 इंटू 4 है 13,000। ठीक है यहां तक? ओके, नंबर 6। नेक्स्ट बोलो क्या है? लोन का, ठीक है, मान लिखो परक्विजिट ऑन perquisite in respect of loan at concessional rate। नोट 1। पूरा पेज छोड़ दो। कितने लाइन्स बचे? अच्छा, क्या बात कर रहे हो इतना? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज भी बच्चों आप लोग अंदाजा आप कितना छोड़ दोगे? नेक्स्ट एक एक पेज और छोड़ दो चलो। भर भर के नोट्स लिखेंगे यहाँ पे। नोट 1। नोट 1 लिखो। परक्विजिट फॉर लोन एट कंसेशनल रेट। ये क्वेश्चन 20 मार्क लाना चाहिए एग्जाम में। पर्टिकुलर्स, अच्छा एक सेकंड, पर्टिकुलर्स रुपीस नहीं लिख सकते, रुको 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 रुको। जो अपना फॉर्मेट है आपको पता है फॉर्मेट, इसके पहले कैसे कहता है? सबसे फर्स्ट क्या लिखा था हम लोग? मंथ्स नहीं लिखना है यार, यहाँ पे टाइम पीरियड लिखो। एक एक महीने का अलग करना है क्या तुमको? बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। टाइम पीरियड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। हाँ लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट बेनिफिट, इंटरेस्ट बेनिफिट कितना परसेंट है उसको? कौन से दो रेट्स का डिफरेंस है उसको? 9.5% का उसको कितने मिला? 5.5%। ओके ऑल राइट। अब बच्चों ये बताओ लोन कितने का लिया उसने? 2 लाख का। अब वो रीपेमेंट कब से स्टार्ट करे? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी। उसने अक्टूबर मंथ से रीपेमेंट चालू किया, ठीक है? तो अक्टूबर के पहले के जितने भी मंथ से हर महीने में एंड में आउटस्टैंडिंग 2 लाख ही रहेगा। तो अक्टूबर के पहले के जो मंथ, और लोन कब दिया उसने? जून से दिया। ओके, तो आप ऐसे लिखो जून टू सितंबर। जून टू सितंबर, तो जून से सितंबर हर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग 2 लाख है। सो इंटरेस्ट बेनिफिट वुड बी 2 लाख into 4% for how many months? June, July, August, September. 4 months into 4 by 12. 2 lakh? 2000? 2667। ठीक है, नेक्स्ट मंथ अभी कहां से कहां तक लोगे बताओ? अक्टूबर से, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी वापस पे कर रहा है ना, अक्टूबर टू दिसंबर। $1,75,000। अब 1,75,000 इंटू 4%,
फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स। कितना आएगा? 1750। एंड देन लास्ट के 3 मंथ्स क्या हो गया? जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च 2026 लिख दो। कितना होगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख इंटू 4%। सॉरी, कितना है? 4, 3 ना? ये 4 बराबर है। जनवरी, फरवरी, मार्च। सॉरी, मंथ 3। गलती से मिस्टेक। कितना आएगा? 1500। किसका टाइम हो रहा है? मेरा टाइम हो रहा है। सिलेबस बाकी है। देख लो तुम तुम्हारा। 5917। मेन आंसर भी लिख दो। किया कि ये। ऑलराइट बच्चों, अब नेक्स्ट लिखो। वैल्यू फॉर रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। अंडरलाइन करो। उसमें लिखना स्मॉल ए। नहीं, यहां पे बताएंगे ना वर्किंग नोट। ठीक है, इसका वर्किंग नोट ही बना दो। ज्यादा बेटर होगा वर्किंग नोट। इतना क्या पार्ट टूट गया है? क्या लिख लिया तुम लोगों ने आगे? मैंने लिखा ही नहीं। तो आगे क्यों लिखा? इतना ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो? मेरे साथ रहो। नोट 2। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। कैपिटल ए। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। सैलरी फॉर दिस पर्पस। बातें सुन सुन के थक गया। क्या बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। उसको बोल रहा है। क्या डिस्कस कर रहा है? सैलरी फॉर दिस पर्पस लिखा। बताओ अभी क्या क्या है? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस। क्या क्या आएगा बच्चों? बेसिक सैलरी कितना है बोलो? 7,34,000। और डियरनेस अलाउंस 60% लो उसका। 60% इंटू डियरनेस अलाउंस फुल कितना था? 1,83,500। सब है ना, सबका संतुलन हिल चुका है अभी।
हो गया बस। ओवर हो गया टैक्स, वैसा लग रहा है। कभी कभी मेरे को लग रहा है तुम लोग मेरे को इंटरनली नफरत करने लगे हो। डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट बोलो। बोनस सब ऐड करते हैं यहाँ पे। 61,000। बच्चों लीव एनकैशमेंट क्यों ऐड कर रहे हैं? सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो इग्नोर करते हैं। दिस इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस। ब्रैकेट में लिख दो एज। इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए तो सॉल्व कर रहे हैं। एज रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस लिख सकते हो एमयू नोट में भी। बट एमयू नोट में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं उसको। माई अंडरस्टैंडिंग नोट, मेरे को सब अंडरस्टैंडिंग है। छोड़ देते बच्चे, इधर ही लिखो। लीव एनकैशमेंट बच्चों कितना है? 10,000 ऐड कर दो, कितना हो गया ये? टोटल। आगे नंबर 2। परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। लिखा? कैपिटल बी वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में आता है वो सब। वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू ओनर ओन कर रहा है क्या वो एम्प्लॉयर? 10% इंटू क्या है ओरिजिनल कॉस्ट? टोटल वैल्यू बताओ फर्नीचर के साथ। ठीक है ये लिखा। अब इसके नीचे लिखो परक्विजिट वैल्यू फॉर रेंट फ्री furnished accommodation in PY 2425 is equal to 2425 का नंबर वहां लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो बोलो। इज इक्वल टू 92,000। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री furnished accommodation in PY 2526 cannot exceed ₹92,000 इंटू, बताओ एक सेकेंड ऐसा करो, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अभी जो बताया था जिसका आपने नोट लिखा है। कितना है बताओ? 25-26 अपने प्रीवियस ईयर का 376 और उसके पहले का 363। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू वैल्यू कितना हो जाएगा? ये अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये अपना फाइनल वैल्यू होगा। इसके नीचे लिखना
95 to 95 इसके नीचे लिखा सबको सबको समझा सबको समझा क्या आ जाओ यहाँ देखो 95 to 95 एनीथिंग एल्स पेंडिंग हियर वो लिखो फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर से देखो परक्विजिट फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये कौन सा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं है हाँ हमने वो अज्यूम करके ही उसका वो हमने मोटर कर का वैल्यूएशन किया है ठीक है नहीं ये वाला तो अजम्पशन के बगैर भी टैक्सेबल होगा सही कितना है 5,000 हर महीने का है इंटू 12 60,000 हो गया वो जो कलीग से मिला है वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करते हैं इसका टोटल करो आप लोग ग्रॉस सैलरी आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 माइनस करना है प्लीज डू दिस इलेवन 912 ग्रॉस सैलरी है इसमें से 75,000 माइनस करने का हो गया कंक्लूजन लिखो आराम से इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसी मेरी हिम्मत भी नहीं होगी बोलने की तुम लोग की शक्ल देख के बोर हो गया मैं हो गया बच्चों लिखा क्या सबने राइट ऑन एमयू नोट्स पता नहीं अब देखते हैं एमयू नोट्स में लिखो नंबर 1 लीव एनकैशमेंट leave encashment if received at the time of retirement leave encashment if received at the time of retirement shall not be considered shall not be considered in salaries for the purpose of in salaries for the purpose of rent free accommodation however comma if leave encashment is received however if leave encashment is received during the service if leave encashment is received during the service
comma, it shall be considered, in the calculation of salary. In the calculation of salary for the purpose of perquisite. In the calculation of salary for the purpose of perquisite. लिखा? और क्या लगे क्वेश्चन में? हाँ, गिफ्ट कर लिख दो, चलो. गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कलीग्स, जिसको एमयू नोट्स आर ऑलवेज ऑप्शनल. आपकी मर्जी है. जनरली एक स्टैटिस्टिकल डेटा बता दो, जो स्टूडेंट्स एमयू नोट्स लिखते हैं वो पास होते हैं. लिखो जल्दी से. मैंने क्या लिख रहे थे यार तुम लोग? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कलीग्स, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम कलीग्स आर नॉट टैक्स्ड अंडर सैलरीज. एग्जाम में यार जितने आप नोट्स लिखोगे उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में मैं एक चीज बताऊं, इतने बड़े क्वेश्चंस में जनरली कुछ ना कुछ छोटा मोटा अगर अपना मिस्टेक हो गया, एंड वाला आंसर तो रॉन्ग ही आ गया. अब आपके पास क्या बचा कि आप बता रहे हो कि मेरे को बाकी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है? वो नोट्स ही है. जितने नोट्स लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. आपको एक चीज तो समझ में आके रहेगी, थोड़ी भी मिस्टेक हुई एंड वाला आंसर गलत हो गया, नंबर ही गलत हो जाएगा. वो सीधा लास्ट वाला आंसर देख के रॉन्ग है तो रॉन्ग ही कर देगा सीधा. ही वोंट केयर कि आपने क्या किया. हाँ, बट इंटरनल स्टेप्स वो चेक करेंगे ऑब्वियसली, बट स्टिल द मोर you write the notes, the better you are at the chance of getting more marks. You have the probability of getting more marks would increase then. क्या लिखा आपने अभी? Would be taxable under, not taxable under salaries. वहां लिखो taxed under income from other sources. वो लिख लिया हमने अलग से. assumption क्या? तो नोट में लिखना था एमयू नोट, ठीक है. कहीं लिखा नहीं मॉडल में, क्योंकि कहीं भी हो गया. दैट्स इट बच्चों, कल करते हैं. है, जाने दो, खुद की तारीफ क्या करूं.